8% में झारखंड सरकार के 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं। हालांकि आपको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हर बात को हम स्वीकार करते हैं। 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं और लगभग आधा दर्जन विधायक संपर्क किए हैं और 3 पूर्व सांसद संपर्क किए हैं। तो जाहिर सी बात है, भले लोग हम लोग को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब एक क्रांति आती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या किन्हीं और की क्रांति हो, क्रांति इसी तर्ज पर आती है। कोई उम्मीद नहीं करता है और एकाएक आती है। और भले जो लोग हम हल्के में ले रहे हैं, उन्हें कहिएगा नीतीश कुमार गंभीरतापूर्वक हमें वाच कर रहे हैं। उसी का उदाहरण है कि कुछ दिन पहले आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और जाके बिहार में भी ओपन का काम करते हैं। देखिए, सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसीलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉर्पोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात का जनता ने एनालिसिस किया है और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मैं पूरे देश की तो नहीं कहूँ, लेकिन झारखंड में बदलाव दिखेंगे। किसान आंदोलन जहाँ हुआ उन क्षेत्रों में बदलाव दिखेंगे कि अब जो भी पॉलिटिक्स मतदाता हैं, कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा विषय रहा है धन बल का, उस पर अंकुश लगेगा। नए सिद्धांत, नया पैटर्न, न्यू थिंग, न्यू सोच, समय लगेगा स्टेब्लिश होने में। यही पल्लवित, यही एक दिन आगे बढ़ेंगे, यही पुष्पित होंगे, यही फलित होंगे। लेकिन जो अब अपना अंतिम पायदान पर है, वैसे लोगों को लाकर हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। नॉट अलाउड का बोर्ड नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड है। क्यों नहीं रहेगा? क्या विश्वास है कि वो हमारे साथ चलेंगे? मतलब इसका भी डर है कि हाईजैक का। देखिए, सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। जब 2014 का टाइम आया था तो मोदी का एक जोरदार मैजिक था और वास्तव में लगा कि मैंने मोदी के अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन समय बीता, उनकी नीतियां देखी, उनके व्यवहार को देखा, उनके आचरण को देखा, उनके वादों को देखा, उनके भाषणों को लोगों ने सुना और लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा पैटर्न बदलना चाहिए। और जनता ने भी इस बात को एनालिसिस किया है कि हम लोग बिकाऊ जनता बन के वोट देते हैं, इसीलिए हमारे नेता भी बिकाऊ हो जाते हैं और कॉर्पोरेट जगत के गोदी में जाकर बैठ जाते हैं। तो इस बात का जनता ने एनालिसिस किया है और मुझे लगता है 2024 के चुनाव में मैं पूरे देश की तो नहीं कहूँ, लेकिन झारखंड में बदलाव दिखेंगे। किसान आंदोलन जहाँ हुआ उन क्षेत्रों में बदलाव दिखेंगे कि अब जो भी पॉलिटिक्स मतदाता हैं, कहीं ना कहीं अब जो सबसे बड़ा विषय रहा है धन बल का, उस पर अंकुश लगेगा। एक सवाल ये होगा आपसे कि आपने ये भी ओपन रखा है क्या कि अगर पार्टी से कोई छोड़कर आपके साथ ज्वाइन करना चाहे तो कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाजपा से कांग्रेस नहीं, कभी नहीं होगा। नए सिद्धांत, नया पैटर्न, न्यू थिंग, न्यू सोच, समय लगेगा स्टेब्लिश होने में। यही पल्लवित, यही एक दिन आगे बढ़ेंगे, यही पुष्पित होंगे, यही फलित होंगे। लेकिन जो अब अपना अंतिम पायदान पर है, वैसे लोगों को लाकर हम लोग रिस्क भी नहीं लेना चाहेंगे। नॉट अलाउड का बोर्ड नहीं, बिल्कुल नॉट अलाउड है। क्यों नहीं रहेगा? क्या विश्वास है कि वो हमारे साथ चलेंगे? मतलब इसका भी डर है कि हाईजैक कर सकते हैं? बिल्कुल डर रहेगा कि हाईजैक कर सकते हैं। हमारे साथ आने के बाद, हमारा इस्तेमाल करने के बाद वो कहीं जा सकते हैं। बाबूलाल मरांडी नहीं बनना है। मतलब जो भी रहेंगे आप युवा ही रहेंगे? युवा ही रहेंगे, इस बात को तय मानिए। या जो भी रहेंगे नए चेहरे ही रहेंगे। कोई पार्टी से नहीं आएंगे, किसी पार्टी? हाँ, खासकर जो रूल कर चुके हैं पॉलिटिक्स, वैसे तो बिल्कुल। अगर ऐसा बात कहिएगा तो मैं आपको अंदर खाने बता रहा हूँ, अभी 8% में झारखंड सरकार के 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं। हालांकि आपको यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं कहते, हर बात को हम स्वीकार करते हैं। 1-2 मंत्री संपर्क किए हैं और लगभग आधा दर्जन विधायक संपर्क किए हैं और 3 पूर्व सांसद संपर्क किए हैं। तो जाहिर सी बात है, भले लोग हम लोग को हल्के में ले रहे हैं, लेकिन जब एक क्रांति आती है, चाहे जयप्रकाश नारायण हो या किन्हीं और की क्रांति हो, क्रांति इसी तर्ज पर आती है। कोई उम्मीद नहीं करता है और एकाएक आती है। और भले जो लोग हम हल्के में ले रहे हैं, उन्हें कहिएगा नीतीश कुमार गंभीरतापूर्वक हमें वाच कर रहे हैं। उसी का उदाहरण है कि कुछ दिन पहले आते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं और जाके बिहार में भी ओपन का काम करते हैं। ये एकाएक नहीं है, ये प्री प्लानिंग है, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं आज की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार जैसे सुलझे हुए इंसान बहुत कम दिखेंगे। उनकी जो इच्छा है, हम भी उनकी इच्छा का सम्मान करते हैं, बिल्कुल पीएम कैंडिडेट योग्य हैं वे भी। तो वे जाहिर सी बात है, जब उनकी पार्टी नेशनलाइज नहीं बनेगी तो अभी एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उनको अपना 6% 3 राज्यों में, जैसा कि जानकारी है, आपका वोट परसेंटेज होना चाहिए। 3 राज्यों में आपके विधायक होने चाहिए, कुछ परसेंटेज है। तो उसके लिए झारखंड को टारगेट करेगी, क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। और किस बेसिस पर टारगेट करेगी? छोटा भाई के नाते। तो इसीलिए जब देखा कि झारखंड में 60-40 है, वो वहाँ 57-43 पे चली गई, 3 नीचे ही चली गई है। तो लिहाजा इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं।
यहीं आपके राज्यसभा सांसद माननीय खीरू महतो जी जाते हैं, सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, लेकिन वह राजनीतिक अंतिम पड़ाव पर थे, संन्यास की स्थिति में थे। उस शख्स को उठाकर अगर वो माननीय नीतीश कुमार अगर दिल्ली भेजे हैं तो कहीं ना किसी आंदोलन के प्रभाव के कारण इस बात को आपको 1% ही मानिए लेकिन मानना होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री में कोई अच्छी बात आपको नजर आती है? विरोध तो आप बहुत करते हैं, क्वालिटी तो आपने देखा होगा। हाँ, अच्छी बात है कि मैंने क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, 70 लाख का मैंने सामग्री के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है हम चाहते कि काश वो पॉलिटिक्स में ना होकर, ऐसे भी तो गुरु जी के पुत्र थे, अगर वो क्रिकेट खेलते तो हमें लगता है कि एक बेहतर क्रिकेटर मिल जाता। हम लोग भी मैंने आज नाज करते हैं कि हमारे झारखंड से और एक बेहतर खिलाड़ी हो, और ये होना चाहिए। जितना स्ट्राइक आप मुख्यमंत्री को लेकर करते हैं, जबरदस्त स्ट्राइक करते हैं, जैसे 100 ओवर में आप खेलते हैं, क्योंकि अब चुनावी रणनीति भी उतना भाजपा के खिलाफ आप नहीं। देखिए, लोकसभा तो भाजपा के खिलाफ जाएगा ना, 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है, 14 में 12 सीटें एनडीए के पास है, और अब देख लीजिएगा कि वो सुपर ओवर किसके साथ होगा। निश्चय ही जब हम लोकसभा में जाएंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी हमारे सामने आएगी। एक और बात का डर ये है कि वन मैन शो ये हो करने लगे, आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, भीड़ कैसे आएगी, जहाँ आप जाएंगे वहीं भीड़ आएगी। इस बात को पता नहीं, बहुत सारे लोग को ये बात थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जहाँ तक हम जज कर रहे हैं या फिर बहुत सारे लोग जज करते होंगे कि वन मैन शो होकर ना रह जाए, क्योंकि आपके ऊपर बहुत दबाव होगा, कैसे मैनेज करेंगे, हर जगह भीड़ कैसे जुटाएंगे, क्योंकि भीड़ की ही नीति पूरी रणनीति तय करती है आने वाले चुनाव में। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, बहुत ही गंभीर और चैलेंजिंग सवाल है आपका कि वन मैन शो नहीं होना चाहिए। और जाहिर सी बात, अगर ये वन मैन शो हो जाता है तो जिस प्रकार से जो लोग मैंने सत्ता में काबिज हैं वो स्टार्टिंग कर दी है। हमारे पास अगर कहीं हम जाते भी हैं तो फर्जी FIR वगैरह शुरू हो चुका है। तो 2024 आते आते हमारे पास बहुत ही ऐसी परिस्थितियां सामने आएंगी जब हमें चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, या फिर झारखंड की पॉलिटिक्स में हुआ है, बहुत सारे हमारे लीडर्स के साथ हुआ है, तो ऐसी घटनाएं घटने की संभावना हो सकती है। तो इसके लेकर हम लोग लगातार रणनीति कर रहे हैं, अंदर खाने बैठ रहे हैं कि आखिर इससे हम लोग इस टैग से कैसे बाहर आए। ऐसा नहीं लगता आपको कि आपने लोकसभा चुनाव में उतरकर जल्दी कर दी? अगर आपको राज्य की बातें करनी थी, आप राज्य की बात करते हैं, तो पहले सबसे प्रायोरिटी आपको विधानसभा देना चाहिए, आप पहले ही लोकसभा में। देखिए, सबसे पहली बात है, राज्य की बातें राज्यसभा और लोकसभा में भी होती हैं। चूँकि आज हमारा जो विधेयक वापस हुआ वो राज्यपाल महोदय के सम्मुख जाकर वापस हुआ है, और राज्यपाल कहीं ना कहीं सेंट्रल बॉडी है और सेंट्रल में एनडीए की गवर्नमेंट है। तो हमारी विधि व्यवस्था को या हमारे राज्य की जो स्थिति है उसे असंतुलन करने में कहीं ना कहीं केंद्र का रोल है। इसीलिए केंद्र के सामने भी जाकर हमें बहस करना होगा, उनसे भी आंख से आंख मिलाकर हमें इस बात का सवाल करना होगा कि हम आपको 40% खनिज संपदा देते हैं, बदले में आप आज 9 सालों में माननीय प्रधानमंत्री एक दिन की कैबिनेट दिखाइए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर चर्चा किए हैं। उनसे भी आंख से आंख मिलाना होगा। अब हम केवल केंद्र और माननीय मुख्यमंत्री का हाथ क्यों लेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे कि यही भूभाग आपको 40% खनिज संपदा देता है, जिसमें कोयला, अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि इत्यादि है, तो आप एक दिन की कैबिनेट बताइए जब आपने सिर्फ और सिर्फ झारखंड पर डिस्कस किया हो। तो क्यों नहीं किया है, इसका सवाल तो सदन में ही होगा, क्योंकि यहाँ के माध्यम से, सड़क से तो होगा नहीं, यहाँ से हम प्रधानमंत्री तक पहुंचेंगे नहीं। इसीलिए सदन में जाकर प्रधानमंत्री जो भी रहे, ऐसा नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक झारखंड ने सब कुछ दिया है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू पहली बार झारखंड की सीमा पर कदम रखे थे सिंदरी में, उन्होंने कहा कि ये जो आधुनिक कल कारखाने हैं ये आधुनिक मंदिर हैं। आज हमने धड़ाधड़ जमीनों को दे दिया, इस उम्मीद से दिया कि कुछ विकास होगा, हमारे लोग को रोजी रोजगार मिलेगा, लेकिन आज उन कल कारखानों में आज भी स्थापित है हमारे लोग एक चपरासी बनने के योग्य नहीं है, एक नौकर बनने के योग्य नहीं है। तो सवाल केंद्र से भी होना चाहिए। इसलिए हम लोग केंद्र जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम लोग पहुंच पाते हैं तो यकीन मानिए झारखंड की पॉलिटिक्स में ये चैलेंजिंग समय होगा कि कोई एक साधारण सा युवा वहां आंख से आंख मिलाकर अपने राज्य के हितार्थ के लिए सवाल करेगा। आज 14 सांसद हमारे गए हैं, बताइए किसने गंभीरतापूर्वक किसी सवाल को रखा हो? अगर एक भी सवाल है हमारे सांसदों के द्वारा जो गंभीर सवाल हो, जो रिस्की सवाल हो, जो जनमानस का सवाल हो, मुझे बहुत कम दिखाई देता है। तो इसके लिए चैलेंजिंग होना स्वयं को पड़ेगा। इसलिए हमारा मानना है वहां भी जाके हमें आंख मिलाना होगा। 16 जुलाई को आप लोग का महाभूचाल का रैली है, संजय दा उससे बेहतर बात बता सकते हैं, तो उसमें आप रहिएगा ना? जी जरूर। दरअसल 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और जिसका नाम है बदलाव संकल्प सभा। और उस सभा में हम लोग इस इलाके के जैसे चतरा है, हजारीबाग है, बगल में चरही है, मांडू है, इस तरीके के जितने भी आसपास के विधानसभा के क्षेत्र हैं उसके कार्यकर्ता यहाँ पर जुटेंगे और एक तरीके से हम लोग उस दिन संकल्प लेने वाले हैं कि आने वाले वक्त में हम लोग किस ओर जाएंगे। दूसरा जो सवाल अभी लगातार आप लोग कर रहे थे कि
बीजेपी पर आप लोग हमलावर नहीं हैं और बीजेपी को लेकर के आप लोगों की क्या रणनीति है? देखिए, 4 ऐसे मुद्दे हैं झारखंड के भीतर जिस पर अभी सबसे ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जैसे एक स्थानीय नीति और नियोजन नीति की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं। एक तीसरा बड़ा मुद्दा था जिसमें ओबीसी रिजर्वेशन का मसला था, जो ओबीसी विधेयक को वापस कर दिया राज्यपाल ने, और एक बड़ा मसला था सरना धर्म कोड का। इन चारों मसलों पर मैं आपको बारी बारी से ये बताता हूँ कि देखिए इस पर झारखंड में क्या हुआ। जब स्थानीय नीति की बात आई, ये डोमिसाइल पॉलिसी यहाँ परिभाषित नहीं हो पाई। नियोजन नीति में 60-40 को लेकर के विवाद हुआ। सरना धर्म कोड का विधेयक सेंट्रल के पास गया, वहाँ पर उस पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हो पाई। जब 9 शेड्यूल में शामिल करने की बात आई तो उस पर भी कोई चर्चा परिचर्चा नहीं हुई। तो इस तरीके से आप गौर करेंगे कि ओबीसी का रिजर्वेशन भी यहाँ के राज्यपाल ने वापस कर दिया। तो झारखंड में जब बीजेपी की भूमिका पर बात करते हैं हम लोग कि भारतीय जनता पार्टी की भूमिका क्या है, और अगर राज्यपाल यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर हैं तो उनकी भूमिका क्या है, तो आप गौर करेंगे कि उन्होंने तमाम वैसे विधेयक जो झारखंडी हित में थे, झारखंड के लोगों के हित में थे, उस पर एक तरीके से वैसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिसमें झारखंडियों का हित निहित हो। तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि जो लगातार यहाँ की सरकार है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दोनों सामूहिक तौर पर झारखंडियों के हित को मार रही है। ऐसे में इस राज्य के भीतर एक ऐसा तीसरा विकल्प चाहिए जो इसको लेकर के मुखर हो सके, और इसी मुखरता को आवाज़ देने के लिए 16 जुलाई को गांधी मैदान में हम लोग बदलाव संकल्प सभा करेंगे। इसमें जयराम जी भी रहेंगे और राजदेश रतन जी रहेंगे, रोहित राज जी रहेंगे, महेंद्र महतो रहेंगे, संजय महतो रहेंगे, और ऐसे तमाम लोग रहेंगे, और सारे लोग मिल करके हम लोग उस सभा को अंजाम देने वाले हैं। मूल एजेंडा क्या होगा उस 16 जुलाई का? दरअसल देखिए इस स्टेट के भीतर पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं जन्म पा रहा है। जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, झारखंड के 14 लोकसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ठीक हमारे सामने चतरा का लोकसभा है, वहाँ के सांसद बिहार से हैं, यहाँ के सांसद भी बिहार से हैं, धनबाद के सांसद भी बिहार से हैं, गोड्डा के सांसद भी बिहार से हैं, धनबाद के सांसद शायद यूपी से हैं। तो ऐसे आप गौर करेंगे कि बगल में पलामू के भी जो सांसद हैं वो बक्सर से हैं। तो झारखंड की वैसी सीटें जहाँ पर जो जनरल सीटें हैं और यहाँ के स्थानीय लोगों को बनना चाहिए था एमपी, इन सीटों पर कब्जा हो गया। तो अगर जब तक हम लोग अगर दखल की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप में हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग दखल देंगे, तो नेतृत्व का कौशल भी हम लोगों को उभारना होगा। संकल्प सभा के माध्यम से हम लोग ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे इस इलाके से लोग पहुंचेंगे, जुटेंगे, उसमें कैसे हम लोग पॉलिटिकल लीडरशिप को जन्म दे सकें, और एक ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अब यहाँ पर स्थानीय नेतृत्व का प्रस्फुटन होगा, स्थानीय नेतृत्व का यहाँ पर सृजन होगा, और स्थानीय नेतृत्व कैसे यहाँ पर आने वाले वक्त में चुनावी राजनीति में अपनी भूमिका को एक तरीके से बहुत मजबूती से रख सके, उसी के एक तरीके से ये विचार मंथन सभा, उसमें हम लोग अपनी बातों को जनता के बीच रखेंगे। उम्मीदवार की घोषणा होगी क्या? नहीं, अभी उम्मीदवार की कोई घोषणा नहीं होगी। हम लोग अभी सिर्फ काम करेंगे। आने वाले वक्त में हम लोग कुछ आवेदन मंगाएंगे, लोगों के आवेदनों पर चर्चा परिचर्चा करेंगे, उसके बाद उस पर कोर कमेटी बैठेगी, कोर कमेटी उस पर कोई चर्चा परिचर्चा करेगी। मेरा सवाल आपसे है, आप पहले जैसे जयराम दादा ने भी बोला कि हम पुरानी पार्टी से किसी से लड़े हुए लोगों को हम अपनी पार्टी में जगह नहीं देंगे या फिर कुछ करेंगे, ऐसी उनका बात। लेकिन हमारा कहना है कि जो लोग स्थापित लीडर हैं, आप पहले आम आदमी पार्टी से लड़ चुके हैं या आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं, इसमें क्या कहें? बहुत बेहतर सवाल है आपका। जब 2019 का चुनाव था और चूंकि मैं अन्ना आंदोलन में उस वक्त था, तो पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया था। लेकिन जब माटी की बात आ गई, जब हमारे माटी के सवाल आ गए सामने, तो मुझे लगता है कि जब हमारे लोग सबको लोग आंदोलन में खड़े हैं और झारखंड को बचाने की एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं इस माटी का हूँ, तो ये मेरी प्राथमिकता बनती है, एक नैतिक दायित्व बनता है एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर कि अपनी माटी के लोगों के साथ खड़े हो जाए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि इस बार मैं अपने माटी के लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। आम आदमी पार्टी छोड़ के आए हैं ना? जी बिल्कुल। तो वैसे तो माटी के सब भी हैं, अगर जैसे अभी किसी का भी इन्होंने कहा कि जो स्टैब्लिश लीडर हैं, जिन्होंने प्रतिनिधित्व कर लिया, जिनको मौका मिला, जो विधायक बने, मंत्री बने, जिनका कोई बड़े ये में नाम आ गया, क्योंकि हम लोगों ने उस वक्त करियर की शुरुआत ही की थी। लेकिन आप झारखंड के परिदृश्य में जब आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में, कोई ना, उस वक्त ये आंदोलन नहीं था, कोई ना कहीं कोई ठौर ठिकाना ढूंढता है। मुझे ऐसा लगा कि केजरीवाल जी बेहतर काम कर रहे हैं, मुझे उन लोगों ने अवसर दिया तो हमने लड़ा था। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनावी राजनीति में हम लोगों ने उतरने का ऐलान किया है और झारखंड की राजनीति को एक नया अगर हम लोग परिदृश्य देना चाहते हैं, एक नया आकार देना चाहते हैं, तो झारखंड की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट की ऐसी ज़रूरत है जो झारखंडियत की बात करे, झारखंड की आइडियोलॉजी की बात करे, यहाँ के डोमिसाइल पॉलिसी की बात करे, यहाँ के नियोजन नीति की बात करे। तो इन सवालों पर जो मुखरता अभी तक ये आंदोलन के माध्यम से दिखाई पड़ रहा है, वो मुखरता कहीं और नहीं दिखाई पड़ रहा है। सब कोई बैलेंस बात करते हैं एक तरीके से, या फिर कहिए कि झारखंडी भावनाओं को एक तरीके से छलने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में जब झारखंडी भावनाओं पर कोई विचार और विमर्श यहाँ पर
बहुत प्रमुखता से कोई नहीं कर रहा है, और अगर हमारे कोई भाई सामने आकर के निकल, तो ये मेरा दायित्व बनता है कि ऐसे वक्त में हम लोग सब साथ खड़े हो जाएं और इस ताकत को, इस फ्रंट को और मजबूत करें। और झारखंड के 81 विधानसभा, 14 लोकसभा, झारखंड के 24 जिले, 5 प्रमंडल, 264 प्रखंड, इन सभी जगहों पर हम लोग अपने संगठन को मजबूत करें। झारखंड के 4345 पंचायतों में हम लोग संगठन को मजबूत करें। ये हमारी आइडियोलॉजी है और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। बहुत अच्छी बात कही आपने संजय जी, पार्टी की बात कही आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आपने आम आदमी पार्टी को थोड़ा सा हल्का कर दिया वो बात बोलकर कि आप पार्टी के लिए आए हैं, तो फिर पंजाब में उन्होंने जब चुनाव जीत लिया तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, दरअसल बात क्या है कि जब भी कोई पार्टियां चुनाव लड़ती हैं तो अपने पूरे स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ, उस स्टेट के अकॉर्डिंग वो चुनाव लड़ती है। झारखंड के संदर्भ में आप गौर करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, और अभी अध्यादेश पर, ऑर्डिनेंस पर उन्होंने सरकार से समर्थन ही लिया है। एक तरीके से आप गौर करेंगे कि उन्होंने हेमंत सोरेन से आकर के उनका समर्थन भी लिया, तो ये पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ वैसे एक्टिव भी दिखाई नहीं पड़ती है। अगर आ गई तो क्या करेंगे आप? नहीं, मैं अपने माटी के साथ हूँ। उस पार्टी के साथ नहीं है? नहीं, अपने माटी के साथ। नहीं, तो आपको जैसे कि अगर आप अरविंद केजरीवाल के बारे में आपने बोला, अरविंद केजरीवाल ने जो काम दिल्ली में किया है, जो पंजाब में कर रहे हैं, देश, पूरा देश देख रहा है, लेकिन आप लोग उनको छोड़ के आप माटी के लिए इनके साथ आ गए। लेकिन ये नौसिखे बोलेंगे, अभी इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता? ऐसा अगर लोग बोलेंगे कि आप राजनीति करके आए हैं और इनकी पार्टी में आप हावी हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात ये बात समझिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब भी पॉलिटिकल लीडरशिप की बात आती है, हम लोग सब एक एज ग्रुप के हैं, 90 के डिकेट के हैं। उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ऐसा ना हो कि आप आगे नहीं, निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस है। इतना बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो जाएगा पूरे झारखंड? जैसे संजय जी सवाल इसलिए भी उड़ गया ना, जब मैंने आपसे पूछा था कि कहीं कोई आकर हाईजेक तो नहीं कर लेगा ना, तो आपने बोला था कि जरूर कर लेगा। तो सवाल सर कहीं ना कहीं इसी के नहीं, तो आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बात को समझिए कि जो स्टैब्लिश लीडर है, जिन लोगों ने इस राज्य में एक तरीके से विधायक का पद प्राप्त किया, सांसद बने या फिर मंत्री बने, मिनिस्टर बने, जिन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप में अपना एक मुकाम हासिल किया, वैसे लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। लेकिन वैसे लोग जो खुद नौसीखे हैं, जो सीख ही रहे हैं, अभी इनिशियल फेज में हैं, वैसे लोग हम लोग मिल करके कंधे को मजबूत करेंगे। आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? मैं इस सफर में साथ हूँ, कदम ताल करेंगे। क्या मानते हैं? उनसे ज्यादा अनुभव है आपको? नहीं, बिल्कुल जयराम बाबू का अनुभव है। क्योंकि आप चुनाव लड़ चुके हैं ना। चुनाव लड़ना अलग चीज़ है, प्रोटेस्ट करना अलग चीज़ है, एक आंदोलन को खड़ा करना अलग चीज़ है, और आंदोलन का नेतृत्व करना अपने आप में मामूली बात नहीं होती। और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा कि जयराम महतो जी ने झारखंड के भीतर झारखंडियत की आवाज़ को एक तरीके से एक नया मुकाम दिया है, और शायद यही कारण है कि इतने कम संसाधन में, इतने बहुत ज़्यादा चुनौतियों के बाद भी इन्होंने झारखंड में एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जो पिछले 1.5 साल में झारखंड के भीतर गांव-गांव तक पहुंच गया। तो इसमें इनकी काबिलियत को दाद देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। आपका रोल क्या होता है? हम लोग साथ में हैं, जो समिति तय करेगी उसमें रहेंगे, कदम ताल करेंगे। अब समिति तय करेगी कि क्या रोल होगा। बहुत सारे कदम ताल कर रहे हैं, आप आगे होंगे या पीछे होंगे? नहीं, बिल्कुल साथ साथ कदम ताल करें। पीछे रहने की भी बारी आएगी तो पीछे भी रहेंगे। एक बात और हुआ है क्या सर? अभी आप लोग का कोई कमेटी का गठन है क्या? हाँ, वो अंदर खाने कार्य कर रही है, निश्चय बहुत जल्द हम लोग उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्टी का मान लीजिए आपको बोलेगा, संयोजक क्या बोलेगा या अध्यक्ष बोलेगा, तभी आपका क्या रोल है? अभी 16 तारीख को क्लियर कर 16 तारीख को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप तो 16 तारीख को जो हरियाणा में होगा। जी एक बात और हम कहना चाहेंगे कि बहुत सारा इनका भी बात हम काटेंगे यहाँ पे कि लोग कह रहे थे कि ये एक जातिगत आंदोलन या फिर जातिगत पार्टी बन के रह जाएगी क्या। अगर यदि आप मंच की तरफ देखेंगे तो सारे अलग अलग वर्ग के अलग अलग जाति के लोग बैठे हुए हैं। धीरे धीरे प्रसार हो रहा है और हम लोग जो है वो झारखंडी के रूप में इस पार्टी और आंदोलन को लेकर के बढ़ेंगे। ये किसी एक जाति और वर्ग का विशेष जो है वो ना आंदोलन है और ना पार्टी है। इस बात पर पूरी तरह से पटाक्षेप लगेगा। आगामी 16 तारीख को देखेंगे कि जिस तरह से हम लोगों का मयार जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये किसी एक जाति की पार्टी या आंदोलन बन करके नहीं है और न रह सकती है। देखिए, इस पीसी का निष्कर्ष ये निकला कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से लोकसभा का संगठनार्थ का एक संदेश तमाम हुक्मरान को चल गया होगा, खासकर यहाँ के स्थानीय लोकसभा सांसद को भी गया होगा कि 2024 तक वो अपनी सीट की पेटी को बिल्कुल मजबूती के साथ बांधे, क्योंकि आप जिन्हें नौसिखिया समझते हैं वो कुछ कर गुजरने का क्षमता रखते हैं। इसीलिए आज इतने बड़े चैलेंज को स्वीकार करते हुए अपने कदम को बाहर रखे हैं। पुनः एक बार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का वंदन करते हैं, निहार करते हैं, जोहार करते हैं। बहुत बहुत आभार।